गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। अब लेखांकन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में हम बात करेंगे। दोहरा लेखा का सिद्धांत, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी, है ना। ड्यूअलिटी यानी हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो सिद्धांत है वो। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, जिसमें प्रत्येक लेन देन के सौदों का प्रभाव जो होता है वो दो खातों पे पड़ता है ना। जैसे अगर मैंने नकद माल खरीदा है, ठीक है। अब नकद माल खरीदा है ना, तो एक तो हो गया मेरा कैश अकाउंट, मतलब नगद खाता, और दूसरा हो गया मेरा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में क्रय खाता, क्योंकि मैंने माल नगद खरीदा है, मतलब मेरे पास में क्या आया, माल आया, ठीक है, और मैंने पैसा दिया, तो क्या हो गया, मेरे पास से कैश गई, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, है ना, और मेरे पास स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है दोहरा लेखा का सिद्धांत, मतलब इसमें एक सौदे का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस, मतलब प्रमाणक की जांच योग्य वस्तुनिष्ठा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे पास में जो भी मटेरियल रहेगा या रिकॉर्ड्स रहेंगे जो हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, प्रामाणिकता देखनी पड़ेगी, मतलब ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी कि वो प्रामाणिक है, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे पास में कैसे हैं, एविडेंस जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है ना, ऑथेंटिक है, मतलब सही है। तो ये प्रमाणक क्या कहलाएंगे, बाह्य प्रमाणक भी कहलाते हैं, है ना, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, वित्तीय व्यवहारों का लेखा करते हैं, है ना, इसकी एंट्रीज की जाती हैं, और इसमें क्या मिलेगा हमको, वेरिफिकेशन मिलेगा। ये एविडेंस हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो गुड्स हैं, असेट्स हैं, उनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ मटेरियल, अगर हमने परचेस किया है मटेरियल को, तो वेरीफाई कैसे करेगा, अगर हमने कैश किया है तो हमारे पास कैश रिसिप्ट आएगी, या हमने उधार लिया है तो हमारे पास में इनवॉइस आएगा, है ना, डिलीवरी चालान आएगा कि हाँ भैया हमने आप माल ख़रीदा था और ये हमने डिलीवर्ड किया है और इसकी रसीद है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास में ऑथेंटिक प्रूफ रहेंगे, एविडेंस रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। अब ऐतिहासिक लागत के सिद्धांत में क्या है, हमारे पास में जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी असेट्स होती हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डेड की जाती है बुक्स में, किसके बिहाफ पर, कॉस्ट ऑफ परचेस प्राइस। हम परचेस प्राइस पर ही उसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं, या उसकी एंट्री हम परचेस प्राइस पर ही करते हैं जिस पे हमने उसको ख़रीदा है ना। उसके बाद में उसमें हमको अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट लग रही है ना, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या हमको उसमें अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, या और दूसरे कुछ उसको और ज़्यादा हैवी बनाने के लिए हमको और कोई मशीनरी लग रही है, तो उससे क्या हो जाएगी, मशीन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, असेट्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट। नो चेंज इज़ मेड इन कॉस्ट प्राइस, इससे हमारी कॉस्ट प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का सिद्धांत। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, 1,50,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी, और उसको मुझे एक जगह स्टैब्लिश करना है ना, तो उसके लिए मुझे 25,000 रुपये खर्च आ रहा है। तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस मशीन की, 1,50,000 रुपये मशीन की कीमत, और 25,000 रुपये अगर मुझे उसकी स्टैब्लिशमेंट की कॉस्ट आ रही है तो कितनी हो गई, 1,75,000, मतलब टोटल मुझे मशीनरी कितने की पड़ेगी, 1,75,000 रुपये की,
तो इसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। अब इसके बाद में चौथा है आगम पहचान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई आय या लाभ हमने अर्जित मानी है तो जब तक वस्तु या सेवा की बिक्री नहीं होती है तब तक व्यवसाय में उसका उत्पादन का कार्य होता है, तो उसकी संभावना बनी रहती है, मतलब इससे हमको लाभ मिलता रहता है। किंतु या अगर हम कहें कि ये लाभ जो है इसको हम उत्पादित वस्तु न बिक जाए तब तक के लिए हम मानेंगे। जैसे सपोज कीजिए, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आगम पहचान के सिद्धांत के अनुसार आपको सभी को पता है कि हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हमको अगले महीने सैलरी मिलती है, पता है ना आपको। अगर मैंने मार्च, अगर सपोज़ कीजिए हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल है, तो मुझे दिसंबर माह की सैलरी कब मिलेगी? जनवरी में मिलेगी, है ना। मतलब पर ये मेरी अर्जित कब की है? अर्जित आय किसकी मानी जाएगी? दिसंबर की। मैंने अर्जन कब किया है? दिसंबर में। मिली मुझे कब है? जनवरी में। पर मेरे अकाउंटिंग ईयर में मैं किस में शामिल करूँगी उसको? जनवरी से दिसंबर वाले साल में उसको मैं शामिल करूँगी। तो इसको कहा जाता है उपार्जन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग या मिलान या अनुरूपता का सिद्धांत, है ना, मैचिंग का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? ये हमारा जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत हमारा कंसेप्ट होता है पीरियड ओनली मैच। हमारा मैचिंग पीरियड होना चाहिए रेवेन्यू के लिए, है ना। मतलब हमारा कंसेप्ट ये है कि हमारा इम्पॉर्टेंट जो प्रॉफिट पीरियड है वो पर्टिकुलर उसी ईयर का होना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू जो है हमारे उसी साल का होना चाहिए जिस साल की हम इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं 2021 की बात कर रही हूँ तो मेरा अर्निंग जो होना चाहिए इनकम का वो कहाँ का होना चाहिए? 2021 का ही होना चाहिए। तो ये हमारा मैचिंग होना चाहिए। मतलब इसमें हमारी वास्तविक आय, उपार्जित आय और कुल व्यय या वास्तविक व्यय, अदत्त व्यय, ये सब कुछ शामिल किस साल में किए जाएंगे? 2021 में किए जाएंगे। मतलब हम सिर्फ 2021 की ही लाभ हानि ज्ञात करेंगे और उसी साल के खर्चों को हम इसमें शामिल करेंगे। फिर है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या होता है? इसके अंतर्गत हम फुल डिस्क्लोज़र देते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। मतलब हम पूरी तरीके से क्या करते हैं? उसमें डिस्क्लोज़ करते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं, है ना, इसके बाद में जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं। फिर है क्लियरली हमारे अकाउंटिंग वर्क को हम क्या करते हैं? पूरी तरीके से शो ऑफ करते हैं कंसर्न पार्टीज़ के थ्रू, रियल बिजनेस सिचुएशन के थ्रू, है ना। फुल डिस्क्लोज़र किया जाता है अकाउंट बुक्स का, स्टेटमेंट्स का, ऑनेस्टी का, है ना, हर चीज़ का हम इसमें डिस्क्लोज़ करते हैं। ये सारा डिस्क्लोज़ करेंगे तभी क्या होगा, है ना, दूसरे लोगों को हमारे कंपनी पे क्या होगा? ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट होगा तभी क्या करेंगे? हमारे इसमें शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे इसमें क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम फुल डिस्क्लोज़र के बाद बात करेंगे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, है ना। मतलब क्या है? भौतिक तत्व या महत्वता का सिद्धांत। मतलब भौतिक तत्व जो भी हैं उनके आधार पर हम काम करते हैं। मतलब इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम अटेंशन देते हैं इम्पॉर्टेंट आइटम्स पे, है ना, और लेस यूज़फुल आइटम्स पे हम क्या करते हैं? इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एज़ पर दिस प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, इसमें इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जो होते हैं उसके आधार पर हम काम करते हैं। ठीक है, और
इसमें जैसे सपोज़ कीजिए, एक उदाहरण के लिए बताती हूँ मैं आपको, जैसे स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के अंतर्गत यदि आपने इंक पैड या स्केल परचेस किया है, तब वो हम उसको क्या मानेंगे, खर्च मान करके हम एक्सपेंसेस में डालेंगे। इनको उपयोग न लाने पर भी ये संपत्ति की तरह इनका लेखा नहीं किया जाता है ना। आपको पता है इसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इंक पैड को भी हम बार बार यूज़ करेंगे, स्केल को भी बार बार यूज़ करेंगे, पर फिर भी इसको हम संपत्ति में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये महत्वहीन चीज़ों के अंतर्गत आती हैं। महत्व वाली चीज़ें जो भौतिक वस्तु होते हैं, जिनमें भौतिक तत्व मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सपेंसेस की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब संगतता या स्थिरता का सिद्धांत। इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे व्यावसायिक संस्थान जो हैं वो वित्तीय विवरण का निर्माण करते समय उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जो प्रतिवर्ष अपनाई जाती है ना। जैसे हम नई नई चीज़ें नहीं अपनाते हैं, है ना, उनको हम पुराने लेवल पर जो हमको अच्छी रीतियाँ लगती हैं हम उन्हीं को अपनाते हैं, है ना। जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय हम एक ही मेथड को यूटिलाइज़ करते हैं, हर बार बार अलग अलग मेथड्स को हम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो क्या है, कंसिस्टेंसी के सिद्धांत में हम हर एक इसमें हम कंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि हमारी स्थिरता किस में बनी हुई है। तो ये सिद्धांत हमको स्थिरता बताता है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस, यानी दूरदर्शिता का सिद्धांत। अब दूरदर्शिता क्या होगी, इस सिद्धांत के अनुसार आपको सभी को पता है इन फ्यूचर बिजनेस में हमको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो हमारे पास में क्या रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मतलब अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम संभावित यानी इन फ्यूचर में होने वाली जो हमारे लॉसेस हैं, ठीक है, उनको बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। तो ये सिद्धांत हमको बताता है दूरदर्शिता का सिद्धांत, जिसमें हम क्या करते हैं, संभावित हानियों के लिए हम एक रिजर्व, है ना, बना के रखते हैं, कि या कुछ आयोजन दायित्वों के लिए रखते हैं कि भाई हमारा कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती तो हमारे दायित्व जो हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी जो है, हमको चुकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा होना चाहिए। तो उस समय हम ये सारे रिजर्व को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा में जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है हम दोनों में से कम पे करते हैं, या तो हम कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, इसमें से जो कम होगा हम उस पर कॉस्ट का वैल्यूएशन करते हैं, है ना। डेटर्स में हम क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं, है ना, प्रोविज़न फॉर डेटर्स बनाते हैं। फिर है प्रोविज़न यानी आयोजन, प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटीज़, है ना, लाइबिलिटीज़ के लिए भी हम प्रोविज़न प्रिपेयर करते हैं। फिर प्रोविज़न करते हैं हम फिक्स असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन के रूप में, जिससे कि क्या हो सके, हम कभी भी मशीनरी नई परचेस करना चाहें तो हम नई मशीन की परचेस कर सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना। अब हमारा सब्सटेंस ऑफ ओवर फॉर्म वाला जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, हमारे अकाउंटिंग की जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, या सस्टेंशियल जो हमारे मटेरियल है या यूज़फुल हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्या होगी, उसके आधार पर हमको क्या करना होगा, वास्तविक हमारे जो रियल फाइनेंशियल मैटर्स है हमको उसके आधार पर काम करना होगा, न कि वैधानिक प्रारूप के अनुसार, है ना। लीगल चीज़ें हैं वो तो हमको ध्यान ही रखनी है, पर हमको फैक्ट पर काम करना है कि हमारे पास एक्चुअल फैक्ट क्या क्या है ना। तो उस समय पे हम एक्चुअल फैक्ट पर काम करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सिद्धांत हमारा प्रारूप पर तथ्यों के प्रभुत्व का सिद्धांत, है ना। अगर हमारे पास में प्रारूप दिए हैं पर उसके साथ में हम तथ्यों पर काम करेंगे, है ना, मतलब जो हमारे पास में रियल फैक्ट है उस पर काम करेंगे। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ टाइमलीनेस, है ना, मतलब उचित समय का सिद्धांत।
उचित समय के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा हमारा उचित समय। अब हमारा उचित समय क्या है, उचित समय के अनुसार हमारे पास में क्या होना चाहिए, लेखांकन की जो सूचनाएं हैं वो निर्धारित समय पे उपलब्ध होना चाहिए, मतलब टाइम पर होनी चाहिए, जिनका यूज़ हम क्या कर सकें, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। जब समय पे हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तभी क्या होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। जैसे आप समय पे एडमिशन लेते हैं तभी क्या कर पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी एक समय होता है, उसी समय पे आपको सारे क्या होते हैं, अंतिम खाते बनाने होते हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, ऑडिटिंग कर पाओगे, है ना। आपके खातों का अंकेक्षण होगा और उसी से आगे की आपकी कार्यवाही पूरी होगी। ठीक है। फिर है उद्योग परंपरा का विचलन सिद्धांत। अब उद्योग परंपरा का विचलन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो उद्योगों में वित्तीय विवरण तैयार करता है ना। जो हमारा अकाउंटेंट रहता है या सीए लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के, जो स्टैंडर्ड वाइज दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर वो क्या करता है, फाइनल अकाउंट्स तैयार करता है और उसी के आधार पर वो सारे काम करता है और उसमें एरर्स या कोई मिस्टेक्स हो तो वो उसको रेक्टिफाई करता है, मतलब उन्हें सुधारता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी हमारे लेखांकन प्रमाप। क्या होते हैं लेखांकन प्रमाप, है ना। अब लेखांकन प्रमाप जो होते हैं वो क्या है, लेखांकन जो है इसमें हम एक सामान्य व्यवहारिक नियमों की सूची होती है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट हमेशा व्यावसायिक सौदों का लेखा करते समय उनको ध्यान में रखते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपको अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। जो अकाउंटेंट्स होते हैं या सीए लोग होते हैं उनको अलग अलग इसके लिए अलग अलग उनको क्या किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। जैसे AS1 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसको AS के नाम से जाना जाता है। AS1 किसके लिए होता है, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज़ किया जाता है। AS2 किसके लिए है, इन्वेंट्रीज़ के लिए है। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। AS4 है कॉन्टीजेंसीज़ के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब AS1 से लेकर के हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 32 तक दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अलग अलग असेट्स पे कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, है ना, इनका फ़ायदा क्या है ना, इनके लाभ क्या हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहली उपयोगिता है इसमें एक रूपता की उपयोगिता, यूनिफॉर्मिटी। मतलब हमारे लेखांकन के प्रमाप जो हैं या वित्तीय विवरण में क्या करते हैं, हाँ, एक रूपता लाते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, जिससे हमारे अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है या लॉस हुआ है तो किन कारणों की वजह से लॉस हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें हासिल कर लेते हैं। देन सेकंड पॉइंट है हमारा प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, मतलब ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी। अब हमारे ये जो वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये रिलायबल है, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, या ये ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। इससे हमको पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे लेखांकन प्रमाप जो हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो इससे क्या होते हैं, हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक और प्रामाणिक हो जाते हैं, है ना, और रिलायबल या विश्वसनीय हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमको क्या करता है, इसका भी एक फ़ायदा दे रहा है। फिर है थर्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब वित्तीय हितों के विवाद को सुलझाना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कंपनी लॉ के अंतर्गत
या हम कहें कि हमारे भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके थ्रू ये बनाए गए एएस स्टैंडर्ड जो दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं वो सारे उसी पर काम करते हैं। तो इससे जितने भी वित्तीय विवाद होते हैं, मतलब फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमको सॉल्व करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर है नेक्स्ट, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। कपट की संभावना को भी ये कम करते हैं, है ना। अगर हमारे इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने क्या किए, यूटिलाइज़ किए हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे इसमें अगर कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ भी है तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। फ्रॉड हो सकते हैं पर फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में गाइडेंस टू ऑडिटर्स। अब हमारे ऑडिटर्स को भी ये गाइड करते हैं, है ना। ऑडिटर्स को कैसे गाइड करेंगे कि हाँ भाई, ऑडिटर्स को पता चल जाएगा कि भाई क्या है कि हमको किस किस तरीके से काम करना है ना। यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। तो ऑडिटर्स क्या करेंगे, ऑडिटर्स को भी क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और उसी के आधार पर वो अपना काम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या नेचर है ना। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन या फिर निर्माण। ठीक है। अब हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनका फॉर्मुलेशन जो है गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर दूसरे जो हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं या जो हमारे पास में कहना चाहिए कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, वो लोग सब क्या करते हैं, ये सारे प्रमापों को मान्यताएं देते हैं, है ना, और उनको ऑथेंटिक देते हैं, ऑथेंटिसिटी देते हैं, है ना। और उनके अनुभव हैं, उन्होंने जो यूटिलाइज़ किए हैं, उन्हीं के आधार पर ये सारे सिद्धांत आधारित होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग या विकासशील। ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं बिजनेस के प्रोसीजर्स से, है ना, उनकी प्रैक्टिसेस से, ठीक है, कस्टम से, है ना, और मतलब उनकी पद्धतियां हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है ना, वित्तीय विवरणों के, उन्हीं से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, विकासशील, मतलब इनका धीरे धीरे और ज़्यादा विकास होता जाता है। तो ये वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने से विचारों पर भी हमारे गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे हमारा लेखांकन प्रमाप क्या है, तीव्र गति से विकसित और प्रचलित भी हो रहा है। आपको पता है आजकल हर जगह पर आपको कंप्यूटर मिलेगा जिस पर अकाउंटिंग की जाती है। आजकल छोटे से छोटा व्यापारी भी क्या करता है, कंप्यूटर से अपनी अकाउंटिंग खुद करना जानता है। फिर है लैक ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी, सर्वमान्यता एवं ग्राह्यता का अभाव। इसमें सर्वमान्यता और ग्राह्यता का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, या उनकी जो लेखांकन प्रमाप जो हैं विश्व के स्तर पर हर एक देश में अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है ना। इसीलिए लैक ऑफ ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी इन स्टैंडर्ड्स में। और ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारा क्या हुआ है, ग्लोबल एजुकेशन के थ्रू हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है ना। टेक्नोलॉजी में भी अंतर आया है विश्व स्तर पर। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एप्लीकेबल यूनिवर्सली नहीं होते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी, मतलब इसमें सर्वमान्यता और ग्राह्यता का आपको अभाव मिलेगा। फिर है डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जो हमारा डिफरेंस है स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने के लिए वो कैसा है,
ड्यू टू डिफरेंसेस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिफरेंसेस में हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, है ना, उसकी मेथड्स हैं, मतलब लेखांकन प्रमाप की नीतियाँ हैं, उनमें सभी में हमको भिन्नता देखने को मिलेगी, डिफरेंस देखने को मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये प्रमापों के प्रयोग में भी हमको हर कंट्री में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का चैप्टर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो